हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर नंबर 4 राज्य, राष्ट्र और बाजार के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया चलती कैसे है? कौन तय करता है कि एक देश मजबूत बनेगा और कौन सा देश संघर्ष करेगा, और ये सब आखिर किन शक्तियों पर टिका है? तो आज हम बात करेंगे तीन स्तंभों की: राज्य, स्टेट, राष्ट्र, नेशन और बाजार, मार्केट। तो यही वे तीन शक्तियां हैं जो मिलकर हमारी दुनिया, हमारी राजनीति और हमारे रिश्तों को आकार देती है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए तीन मूलभूत तत्व जरूरी है: राज्य, राष्ट्र और बाजार। तो स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हमें तीन शब्दों के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा राज्य, सेकंड राष्ट्र और थर्ड हमारा बाजार। तो स्टूडेंट, राज्य राजनीतिक संगठन है, राष्ट्र भावनात्मक सांस्कृतिक जुड़ाव है और बाजार आर्थिक लेन देन का तंत्र है। तो राज्य देता है राजनीतिक ढांचा, राष्ट्र देता है भावनात्मक पहचान और बाजार देता है आर्थिक जीवन। तो ये तीनों मिलकर दुनिया की राजनीति और समाज को आकार देते हैं। तो तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर राज्य नियम बनाता है तो बाजार उसे चलाता है और राष्ट्र उसमें भावना भरता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं राज्य के बारे में। तो स्टूडेंट, राज्य एक ऐसी राजनीतिक इकाई होती है जो किसी निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता के आधार पर चलती है। तो राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसमें चार प्रमुख तत्व होते हैं। तो राज्य चार मुख्य तत्वों से बनकर मिलकर बनता है। फर्स्ट हमारा स्थायी जनसंख्या, सेकंड निश्चित क्षेत्र यानी कि सीमाएं, थर्ड हमारी सरकार और फोर्थ हमारी संप्रभुता यानी कि अपने निर्णय खुद लेने की शक्ति। तो स्टूडेंट, राज्य ही कानून बनाता है और लागू करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों को मुख्य खिलाड़ी माना जाता है। तो स्टूडेंट, राज्य जो है वो कानून बनाता भी है, व्यवस्था भी रखता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य है उसको प्रमुख एक्टर के रूप में भी देखा जाता है, मुख्य खिलाड़ी के रूप में भी देखा जाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा राज्य। राज्य के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शक्ति और अधिकार को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं शक्ति और अधिकार की। तो शक्ति, पावर, किसी को अपने अनुसार काम करवाने की क्षमता। तो स्टूडेंट, राजनीति का जो मूल है वो शक्ति है, लेकिन शक्ति भी हमारी दो तरह की होती है, पावर और ऑथोरिटी। तो सबसे पहले हमने बताया आपको पावर यानी कि शक्ति के बारे में। तो पावर मतलब किसी को अपने अनुसार काम कराने की क्षमता को ही हम पावर या शक्ति कहते हैं। सेकंड आता है अधिकार या ऑथोरिटी, वैध शक्ति जिसे लोग मान्यता और स्वीकृति देते हैं। तो ऑथोरिटी मतलब कि वैध शक्ति जिसे लोग स्वीकार करते हैं। तो राज्य के पास कानूनी शक्ति और वैध अधिकार दोनों होते हैं। तो राज्य ये दोनों ही शक्तियां रखता है, कानून से वैधता और संस्थाओं से शक्ति। जैसे पुलिस की शक्ति तब तक मान्य है जब तक वह न्याय के नियमों के भीतर है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा शक्ति और अधिकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य और शक्ति अधिकार का प्रसार को लेकर। तो स्टूडेंट, राज्य की शक्ति सिर्फ सेनाओं या कानूनों तक ही सीमित नहीं रहती, यह समाज के हर कोने में फैलती है, स्कूलों, मीडिया, संस्कृति और संस्थाओं के जरिए। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं इसमें घरेलू शासन की। तो राज्य अपने नागरिकों पर कानून, न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के जरिए नियंत्रण रखता है।
यह व्यवस्था समाज में स्थिरता लाती है। तो स्टूडेंट जो राज्य है वो अपने नागरिकों पर कानून, न्यायपालिका, प्रशासन और पुलिस के जरिए नियंत्रण रखता है। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था समाज में स्थिरता लाती है और साथ ही सुरक्षा को भी लाती है। तो यही हमारा घरेलू शासन हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम देखें तो वैश्विक स्तर पर कोई विश्व सरकार नहीं, लेकिन राज्य आपस में संधियां, संगठन और समझौते बनाकर सहयोग करते हैं। तो स्टूडेंट वैश्विक स्तर पर कोई विश्व सरकार नहीं मिलेगी, लेकिन जो राज्य है वो आपस में संधियां, संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WTO, WHO हो गए, इन सभी संधियों और संगठनों और समझौते से ही सहयोग करते हैं। तो यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा प्रसार के तंत्र को लेकर आता है। प्रसार के तंत्र में देखें तो कानून और नीतियां, संस्थाएं जैसे संसद, न्यायालय, सेना, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति भी राज्य की शक्ति को फैलाते हैं। तो स्टूडेंट राज्य अपनी शक्ति को फैलाता है संविधान, संसद, सेना, शिक्षा, मीडिया, सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से। यानी कि शक्ति सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों और विश्वासों से भी चलती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रसार के तंत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर आता है। तो अब आइए समझते हैं राष्ट्र यह सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है बल्कि एक भावना भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्र एक भावना के रूप में। तो राष्ट्र केवल भूगोल नहीं बल्कि एक सामूहिक भावना है। साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और परंपरा राष्ट्र की पहचान बनाते हैं। तो स्टूडेंट राष्ट्र वह सामूहिक चेतना है जहाँ लोग साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े होते हैं और यह पहचान देती है कि हम कौन हैं। तो ये तो हमारा राष्ट्र एक भावना के रूप में हो गया। सेकंड हमारा आता है क्षेत्र और राष्ट्रीयता को लेकर। तो राष्ट्र विशेष क्षेत्र से जुड़ा होता है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद को एक समुदाय मानते हैं। तो राष्ट्र हमेशा किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है, उस क्षेत्र के जो लोग हो गए वे खुद को एक समुदाय के रूप में देखते हैं, जैसे कि भारत हो गया या जापान हो गया। तो स्टूडेंट ये तो हमारा क्षेत्र और राष्ट्रीयता हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक राज्य में कई राष्ट्रीयताएं को लेकर। तो कई बार एक राज्य में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और समुदाय मौजूद रहते हैं, जैसे कि भारत। यह विविधता एक चुनौती भी बन सकती है। तो स्टूडेंट कभी कभी एक राज्य में कई सारी संस्कृतियां और कई सारी भाषाएं हमें देखने को मिल जाएगी, और भारत इसका एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर हिंदी, बंगाली, तमिल, पंजाबी सब मिलकर भारतीय राष्ट्र बनाते हैं, और ये जो विविधता है यही हमारी ताकत है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक राज्य में कई राष्ट्रीयताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है एक राष्ट्र का विकास। तो साझा संघर्ष जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, शिक्षा और आधुनिक संचार राष्ट्र निर्माण में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट जो राष्ट्र है वो एक दिन में नहीं बनता, यह बनता है साझा संघर्षों, एक जैसी आशाओं और समान लक्ष्यों से। तो स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें सिखाया कि एक राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से भी बनता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक राष्ट्र का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह हमारा आता है राष्ट्र बहिष्कार करता है, राज्य दंड देता है। तो राष्ट्र में अपना और पराया का भाव बन सकता है। जो बहुसंख्यक संस्कृति से मेल ना खाए उसे अलग थलग किया जा सकता है। राज्य अपने विरोधी या नियम तोड़ने वाले को सजा दे सकता है। तो स्टूडेंट यह पंक्ति बहुत ही गहरी है, क्योंकि राष्ट्र अपने अपनों और परायों के बीच भेद करता है, जबकि राज्य कानून के आधार पर दंड देता है। तो इसलिए जहां राष्ट्र की भावना से चलता है, राज्य न्याय से चलता है, दोनों के बीच ही संतुलन जरूरी है। तो यही था हमारा राष्ट्र बहिष्कार करता है और राज्य दंड देता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह हमारा आता है राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय को लेकर। तो राष्ट्रवाद का विचार कहता है कि हर राष्ट्र को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करने का अधिकार है। तो जो हमारा राष्ट्रवाद है उसने कहा है कि हर राष्ट्र अपने भविष्य का निर्णय खुद ले सकता है, और यह विचार कई स्वतंत्रता आंदोलन का आधार भी बना। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है राष्ट्रवाद में योगदान देने वाले कारक। साझा भाषा, इतिहास, संस्कृति, धर्म, भूगोल, शिक्षा और राजनीतिक संघर्ष। तो स्टूडेंट ये हमारे वे मजबूत कारक है जिसने हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाया है। तो यही थे हमारे राष्ट्रवाद में योगदान देने वाले कारक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर को लेकर। तो स्टूडेंट कई बार राज्य और राष्ट्र को एक माना जाता है, लेकिन ये दोनों अलग है। तो राज्य कानूनी राजनीतिक संगठन है, और जो राष्ट्र है वो सांस्कृतिक भावनात्मक समुदाय है। तो स्टूडेंट एक राज्य बहुराष्ट्रीय हो सकता है जैसे कि भारत, और एक राष्ट्र कई राज्यों में बटा हो सकता है जैसे कि कोर्ट है। तो राज्य सीमाओं से बंधा होता है पर राष्ट्र दिलों से जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारे राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा राज्य और बाजार को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं राज्य और बाजार की।
तो अब आता है जो हमारा तीसरा स्तंभ है बाजार। तो राज्य और बाजार का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उदारवाद दृष्टिकोण सभी माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट, राज्य नियम बनाता है, बाजार उन नियमों में अर्थव्यवस्था को चलाता है। कभी राज्य बाजार को नियंत्रित करता है तो कभी बाजार राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सैद्धांतिक दृष्टिकोण में हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे उदारवाद के बारे में। तो बाजार स्वतंत्र हो, सरकार कम दखल दे। तो उदारवाद कहता है कि बाजार स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार का दखल कम होना चाहिए और इससे प्रतिस्पर्धा और नवाचार भी बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद कहते हैं राज्य और बाजार वर्ग संघर्ष से जुड़े हैं, पूंजीवाद शोषण करता है। तो जो राज्य और बाजार है वे वर्ग संघर्ष से जुड़े हुए हैं। पूंजीवाद अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाता है। तो यही था हमारा मार्क्सवाद। इसके बाद आता है यथार्थवाद। यथार्थवाद में देखें तो बाजार भी शक्ति की राजनीति से प्रभावित है, आर्थिक संसाधन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो यथार्थवाद कहता है कि बाजार भी शक्ति की राजनीति से जुड़ा हुआ है, संसाधन और व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के साधन है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे राज्य और बाजार के सैद्धांतिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य बाजार बातचीत अंतःक्रिया में मुख्य मुद्दों को लेकर, मुख्य जो बातें हैं उनको लेकर। तो व्यापार नीति, कर प्रणाली, वैश्विक पूंजी, रोजगार और असमानता। साथ ही राज्य को तय करना पड़ता है कि वह कितनी हद तक बाजार को स्वतंत्र छोड़े और कहां पर वो नियंत्रण करे। तो स्टूडेंट, आज वैश्वीकरण ने राज्य और बाजार को और गहराई से जोड़ दिया है। तो स्टूडेंट, राज्य और बाजार के बीच कई प्रश्न उठते हैं, क्या सरकार दे, इससे दखल दे या नहीं दे, कितनी स्वतंत्रता सही है। तो स्टूडेंट, वैश्वीकरण ने दोनों को और करीब ला दिया है। तो अब एक देश का निर्णय दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो यही था हमारा राज्य बाजार बातचीत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे राज्य, राष्ट्र और बाजार तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। राज्य राजनीतिक संगठन देता है, राष्ट्र भावनात्मक पहचान देता है और बाजार आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराता है। तो स्टूडेंट, राज्य, राष्ट्र और बाजार ये तीनों ही दुनिया के संतुलन के तीन पहिए हैं। राज्य हमें शासन और सुरक्षा देता है, राष्ट्र हमें पहचान और भावना देता है और जो हमारा बाजार है वो हमें आर्थिक संसाधन और संसाधन उपलब्ध कराता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए इन तीनों के बीच ही संतुलन और टकराव दोनों का अध्ययन बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यही थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।